एवरीवन, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में जिसमें हम लक्ष्मीकांत की बुक को एमसीक्यू के थ्रू कवर करें। दिस इज लेक्चर नंबर 1। जो लेक्चर नंबर 1 पहले अपलोड किया गया था उसमें हिंदी वर्जन नहीं था, तो इसमें हिंदी वर्जन को ऐड किया गया और साथ में ही कुछ और नए फैक्ट्स जो हैं उनको भी ऐड किया गया। सो दिस इज द अपडेटेड वर्जन। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और हम शुरुआत करेंगे बुक की फर्स्ट चैप्टर से जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताता है। तो इस पूरे वीडियो में जो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाए हैं, वो पहला क्वेश्चन जैसे रेगुलेशन एक्ट को हम कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, रेगुलेशन एक्ट पार्ट 2 को, अमेंडिंग एक्ट को कवर किया जाएगा। इसके अंदर जो फिफ्थ एमसीक्यू है वो ब्रिटिश पोजेशन के बारे में बात करेगा। देन चार्टर एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, 1833 के बारे में और 1853 के बारे में, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे और फाइनली चार्टर एक्ट 1853 के ऊपर एक क्वेश्चन और बनाए। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो आपको अपने मार्क्स जरूर कैलकुलेट करने हैं, अदरवाइज वीडियो से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आप ठीक कर पाते हैं तो उसे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। और ये आपका सेफ जोन होता है क्योंकि यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 60% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम होने के चांसेस, आपके पास होने के चांसेस और मेंस लिखने की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसके चांसेस जो आपके बढ़ जाते हैं। नीचे के जो 2 ब्रैकेट्स होते हैं इसे डेंजर जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के पास होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। थर्ड ब्रैकेट के अंदर, फोर्थ में तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट के अंदर आप आ रहे हैं तो आपको एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे पॉलिटी की हमारी एमसीक्यू की सीरीज है, ऐसे ही स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी एमसीक्यू की सीरीज है जिसमें पूरी बुक को एमसीक्यू के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। वो भी काफ़ी अच्छी सीरीज है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं और पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रेगुलेशन एक्ट 1773 के ऊपर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पहले चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत करी, इसमें लाइन बाय लाइन हम बुक को कवर करेंगे क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक जो है उसमें कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं है जिसको छोड़ा जा सकता है। वहाँ पे हर लाइन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं। हर लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं और फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं बुक के अंदर, तो हम कोई भी लाइन यहाँ पे मिस नहीं करने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पूछा गया रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 जो था उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, उसके बारे में सही कथन कौन सा है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला एक स्टेप था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ताकि वो कंपनी की, कौन सी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफेयर्स थे उसको रेगुलेट कर पाए। हो सकता है इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के अंदर। हो सकता है इट अलाउड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड। तो यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को जो प्राइवेट ट्रेड में वो इन्वॉल्व होते थे उसके लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था, परमिशन दे दी गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रेगुलेशन एक्ट 1773 का जो था ये एक पहला स्टेप था जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था, रेगुलेशन जो था वो कंपनी के ऊपर दिखाना शुरू किया था। तो पहली स्टेप ठीक है, किस तरीके से किया था वो भी देखते हैं। ये हुआ क्या था, देखिए 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी इंडिया के अंदर और तब वहाँ की महारानी ने बहुत सारी फैसिलिटीज़, प्रिविलेजेस, मोनोपोली के राइट्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। तो 1600 से 1773 तक आप देख रहे हैं 150 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे एक ऐसी नीड फील करी गई कि अब जो है हमने 150 साल का टाइम जो है कंपनी को फ्री रन दिया, अब कुछ ना कुछ इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमारा कुछ कंट्रोल जो है वो कंपनी के ऊपर होना चाहिए। इट इज़ मोर लाइक ए स्टार्टअप। जैसे स्टार्टअप में होता है, स्टार्टिंग में फंडिंग दी जाती है, उसको ग्रो करने दिया जाता है और फिर एक टाइम आता है जब आप उससे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, जो कंपनी को इंडिया में भेजा गया था वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स कमाने के लिए दिया गया था और टाइम दिया गया था कि आप अपने आप को नई जगह पे एस्टैब्लिश कर लीजिए। और जब आप अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेंगे उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब टाइम है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा रेगुलेशन में लाया जाए, मतलब थोड़ा रेगुलेट किया जाए, थोड़ा कंट्रोल उसके ऊपर किया जाए। इसके थ्रू किया क्या गया, देखिए कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंट्रोल तो पहले भी था बट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो कंपनी के अंदर रहेंगे। ये जो होती है ये गवर्निंग बॉडी थी। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी के अंदर, जो कि क्या क्या चीज़ें बताएगी गवर्नमेंट को। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि गवर्नमेंट को बताए किसके कंसर्न, कि रेवेन्यू कितने होने हैं कंपनी के, ठीक है, खर्चे कितने हो रहे हैं, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर बताओ, मिलिट्री के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, सिविल के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो ये सारा काम बताना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो यस, पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कंपनी के हुए थे तो उसको रिकग्नाइज किया गया, ये बात भी ठीक है। बात आती है अब तीसरी कि क्या कंपनी के जो सर्वेंट्स होते हैं, यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे, उनको अलाउ किया गया प्राइवेट ट्रेड के लिए? नहीं। देखिए यहाँ पे उनको प्रोहिबिट किया गया था कि सर्वेंट ऑफ द कंपनी जो है अगर वो
प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, ब्राइब्स एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली कंपनी की इमेज को भी हर्ट होगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी हर्ट होगा। तो ये जो चीज़ थी पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी, प्रोहिबिट कर दी गई थी कि सर्वेंट्स जो हैं वो ना ही प्रेजेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही ब्राइब को लेंगे और ना ही किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड करेंगे नेटिव्स के साथ। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के फेजेस बता रखे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ पे रेगुलेशन करने की 1773 से। इसके बीच में एक अमेंडिंग एक्ट भी आता है 1781 में आएगा वो, उसके बारे में भी हमने एमसीक्यू बनाया। देन पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, देन वेरियस चार्टर एक्ट्स थे 1830 का, 1833, 1853, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में 1 by 1 देखेंगे। पॉसिबल या प्रोबेबल जितने भी एमसीक्यूज यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो किसने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन हम चलेंगे। अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई क्वेश्चन बीच में पूछा जाता है लक्ष्मीकांत की बुक में, अगर उसे मेंशन किया गया तो उसके ऊपर भी हम एमसीक्यू बनाएंगे। जैसे हम रेगुलेशन एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और बीच में एक फैक्ट दे दिया, जैसे यहाँ पर भी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी गई वो किसने करी, इसके ऊपर एक फैक्ट दिया गया था, तो इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन बनाया। क्या एमएन रॉय ने ये डिमांड करी थी, क्या ये सजेशन नेहरू जी द्वारा दिया गया था, या तिलक जी द्वारा, या मावलंकर जी द्वारा? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मिस्टर एम एन रॉय का ये आइडिया था, ए इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर एम एन रॉय जो थे उस वक्त एक पायोनियर के तौर पे जाने जाते थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो उस वक्त इंडिया में चल रहा था 1934 में, उसके पायनियर के तौर पे जाने जाते थे। और इतना अच्छा आइडिया उन्होंने दिया कि जैसे ही इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आपको पड़ेगी, और ये पड़ी भी सही और हमने इसे बनाया भी सही। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इसी पर्पज के लिए 1946 में बनाई गई थी, और आपको पता ही है जनवरी 26, 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पिक्चर में आ गया था। तो काफ़ी फॉरवर्ड आइडिया जो था वो उन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रख के दिया था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये देख सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। वंस अगेन हम देख रहे हैं इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स थी, आपसे पूछा गया कि इसके फीचर्स क्या थे। चलिए फीचर्स बताते हैं। इट डेसिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया था, हो सकता है। इट क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। तो ये जो बनाए गए थे इनको सपोर्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, हो सकता है। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। इसने ये भी कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट बनानी चाहिए, कहाँ पर, कैलकाटा के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करी जाए पहली स्टेटमेंट की, हम रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनकी डेजिग्नेशन तो चेंज करी गई, लेकिन उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे, इसके अलावा जो 2 गवर्नर्स और होते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ये जो थे वो सबसर्विएंट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो ये एक चीफ हेड हो गए इनके, और गवर्नर ऑफ जो यहाँ पर बॉम्बे है और गवर्नर ऑफ मद्रास जो है ये उनके सबॉर्डिनेट हो गए थे, ऐसा यहाँ पे कर दिया गया था। तो बेसिकली गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करते थे उनकी पावर को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया था। पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी 4 लोगों की? तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो दी गई थी उनको। साथ में ही अगर बात करी जाए कि कैलकाटा के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, तो यस 1774 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ पर, कैलकाटा के अंदर, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और उनके साथ 3 दूसरे जजेस जो थे उनको सपोर्ट के लिए वहां पे रखे गए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल भी पूछा जा सकता है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी पूछा जा सकता है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी पूछा जा सकता है। तो तीनों आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था, हो सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तौर पर भी जाना जाता है, ये भी हो सकता है। इट कंबाइन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को इस एक्ट ने कंबाइन कर दिया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो पहली स्टेटमेंट देखिए, क्या इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? देखिए, नाम ही अमेंडिंग है, मतलब किसी चीज़ में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट कब करते हैं? जब कहीं पे भी किसी भी तरीके की कमी होती है तभी उसमें चेंज करते हैं आप। अमेंडमेंट का यही मतलब होता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, उसके कमियों को दूर करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया था। इसी वजह से इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ये दो स्टेटमेंट्स तो आपकी हो गई ठीक, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी।